नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर के अपमान पर मचे घमासान की, राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में हो रहे प्रदर्शन की, देखेंगे भागवत के नसीहत से कैसे घिर गई बीजेपी, नीतीश कुमार की बीमारी से क्यों बिहार में लग रहे हैं सियासी बदलाव के कयास, जानेंगे केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए क्या आरोप, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी में हुए बदलाव की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मांगा समय। वर्क संभल की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक मुद्दों पर करना चाहते हैं बात। राजस्थान में अजमेर स्थित दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर जिला अदालत में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 24 जनवरी तय की है। सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता डल्लेवाल की हालत पर लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा सवाल, आप उन्हें अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं करते शिफ्ट। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1176 अंकों की गिरावट के साथ 78,041 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 364 अंकों की गिरावट के साथ 23,587 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गया है। देश भर में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि अंबेडकर के मुद्दे से विपक्ष को भटका दिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। संसद में आज भी इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। आज भी संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बाबा साहब की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। एक तरफ विपक्ष अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रहा है, तो बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो कांग्रेस नेताओं ने चुनौती देकर कहा कि राहुल पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं। संसद में चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी की जांच कराई जाए तो घटना की हकीकत सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि संविधान पर हुई चर्चा में साफ हो गया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं। उनकी हकीकत सामने आ गई है। वो अदानी के मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में ना तो मणिपुर का जिक्र किया, ना ही अदानी पर जवाब दिया। अमित शाह ने तो बाबा साहब का ही अपमान कर दिया। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आज संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया है। देखा जाए तो इस सत्र में कुल 20 दिन ही बैठकें हुई, जिस दौरान सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, जिनमें कोई भी पारित नहीं हो सका। लेकिन इनमें सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव बिल रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय जेपीसी के पास भेजा गया है। इस कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अंबेडकर के अपमान का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, तो पूरे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामले दर्ज करा रही है बीजेपी। संसद भवन में धक्का मुक्की की हकीकत क्या है पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने मामले में राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसे लेकर पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में अमित शाह के बयान को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब राहुल गांधी पर दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को झूठी शिकायत करार दिया है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। हम बीजेपी की इस तानाशाही का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सिंघार ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब का अपमान करती है और राहुल गांधी जब सत्य और न्याय की बात करते हैं तो उन पर झूठी एफआईआर की जाती है। राहुल गांधी पर हुई एफआईआर के खिलाफ एमपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए और केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला फूका गया। राहुल के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व बिहार के प्रभारी सुशील पासी ने कहा कि मोदी और शाह देश के संविधान को नहीं मानते हैं। अमित शाह जब तक इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी नहीं मांगते तब हम लोग आंदोलन करेंगे।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का नहीं दिया। बीजेपी पूंजीपतियों के बलबूते राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगी है। इस कार्य में बीजेपी ने मीडिया का सहारा भी लिया है। बाबा साहेब का अपमान देश के संविधान को मानने वाले लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और असम देश के अलग अलग स्थानों से राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन की खबरें दिन भर आती रहीं। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस अब नहीं झुकेगी। राहुल के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी जो बयान दिया है, उससे बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। भागवत ने कहा कि मंदिर और मस्जिद विवाद को उठाकर हिंदुत्व की राजनीति नहीं चमकानी चाहिए। तो और क्या कुछ कहा है भागवत ने, देखिए रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। भागवत का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। भागवत ने यह बात पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। भागवत ने आगे कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये बातें उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को ध्यान में रखकर कही हैं। बता दें कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हैं। बताते चलें कि हाल ही में 16 दिसंबर को भी मोहन भागवत के एक बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना वो गड्ढे में गिर सकता है। और इसके बाद अब भागवत का ये बयान सामने आया है। अब ये बयान भागवत ने किसे लेकर दिया है, ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस बयान ने चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। भागवत के बयान से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, तो बिहार में उसके साथ बड़े खेला करने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अब ये यात्रा भी खटाई में दिख रही है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। तो क्यों नीतीश की बीमारी से घबराई दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार जब बीमार पड़ते हैं तो समझो वो कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। लालू यादव ने यह बयान सन 2017 में दिया था, जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। अब नीतीश कुमार एनडीए में हैं और एक बार फिर बीमार पड़ गए हैं। बिहार के सीएम 23 दिसंबर से बिहार प्रगति यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा से पहले ही बिहार में अलग ही बवाल मचा हुआ है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का असर बिहार तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है और अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों से दूर रहने की मांग की है। वैसे शाह के एक और बयान ने नीतीश की नींद उड़ा रखी है। अमित शाह ने कहा था कि बिहार में चुनाव किसके नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, इसका फिलहाल फैसला नहीं हुआ है और न ही सीएम का नाम तय हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़ने के लिए जिस मौके की तलाश कर रहे थे, वो मौका बाबा साहब के अपमान ने उन्हें दे दिया है और अब नीतीश बीजेपी से अलग होने का फैसला कर सकते हैं। जिस तरह से उनकी बीमारी की खबर सामने आई है और उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द भी कर दिए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब विचार कर सकते हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना है। और दावा तो अब यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की बीमारी ने अब बीजेपी नेताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ खेल हो सकता है। नीतीश की बीमारी से बीजेपी परेशान है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उसकी परेशानी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दिया है। केजरीवाल लगातार जनता के हक में घोषणाएं कर रहे हैं और अब केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या कहा है केजरीवाल ने, देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमलावर हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि नड्डा ने संसद में दिल्ली में बसे पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों से की है। इसका जवाब दिल्ली की जनता उन्हें विधानसभा चुनाव में देगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सांसद संजय सिंह पूर्वांचलियों के घर घर जाकर उन्हें जेपी नड्डा की वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें उन्होंने उनकी तुलना घुसपैठियों से की है। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है।
दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और थोड़े दिन के बाद संजय सिंह पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू करेंगे। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं सभी पूर्वांचल कॉलोनी में जाएंगे, वहीं रात्रि को प्रवास करेंगे और पूर्वांचल समाज के लोगों को भाजपा की इस साजिश के खिलाफ एकजुट करेंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सदन में जेपी नड्डा के बयान से साफ है कि बीजेपी साजिश के तहत उन्हें बदनाम कर रही है और वोटर लिस्ट से उनका नाम भी कटवा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताकर उनके वोट काटे जा रहे हैं। दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसलिए उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का प्लान बनाया है। यानी देखा जाए तो केजरीवाल अब तक पीएम मोदी और अमित शाह पर तो हमलावर थे ही, और अब उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी अध्यक्ष को भी घेरने का काम कर दिया है। और केजरीवाल ने ये मुद्दा तब उठाया है जब फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। इससे साफ है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी बैकफुट पर है। पहले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरती रही है। ऐसे में केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी दबाव में दिख रही है। तो वहीं दबाव में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई दे रहे हैं। 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 5 दिन बाद खबर आ रही है कि कुछ देर में ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ये देरी खत्म होती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन का सत्र शुरू होने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और अब 21 दिसंबर को विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार पर सवाल उठाए थे, पूछा था सीएम फडणवीस अपने मंत्रियों का तो परिचय करा रहे हैं, लेकिन इन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग है ये नहीं बता पा रहे हैं और सत्र के आखिर तक विपक्ष को मंत्रियों के विभाग पता नहीं चल पाए। साफ है, महायुति में विभागों को लेकर अभी तक खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की नजरें सीएम पद पर लगी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अजीत पवार से कहा है कि आपको स्थायी उप मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ फडणवीस ने अजीत पवार की कार्यशैली की जमकर तारीफ भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि फडणवीस ने शिंदे को लेकर ये नहीं बोला कि वो सीएम बनेंगे, जबकि शिंदे तो सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। बता दें कि सीएम ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है कि जब मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले अजीत पवार ने मीडिया में ये बयान दिया था कि 2.5 साल बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलेगा और दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि शिंदे ने सीएम बनने के लिए बीजेपी के आगे ये शर्त भी रखी थी कि उन्हें भले ही 2 साल के लिए सीएम बनाया जाए, लेकिन उन्हें सीएम का पद दिया जाए। लेकिन हाईकमान ने उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया और अजीत पवार को सीएम बनाने के लिए महायुति के नेताओं के द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है, जो विपक्ष के दावों को मजबूत करता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत के सौ रुख लेती है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश हो चुका है, लेकिन चर्चा के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी का गठन भी हो गया, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सवालों पर जेपीसी का पुनर्गठन किया गया है। तो अब किसे किया गया जेपीसी में शामिल, देखिए ये रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी में शिवसेना यूबीटी की पार्टी की तरफ से शामिल न किए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई थी, जिसे अब दूर किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले 2 विधेयकों का परीक्षण कराने संबंधी संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या 31 से 39 करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकसभा सांसदों की सूची में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के 1-1 सदस्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी का 1 और सदस्य शामिल किया गया था, लेकिन इसमें शिवसेना यूबीटी की तरफ से किसी को भी शामिल नहीं किया गया था, जिस पर शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष अपनी नाखुशी जाहिर की थी, क्योंकि 21 लोकसभा सांसदों की सूची में उसके किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। शिवसेना यूबीटी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और पार्टी के 9 लोकसभा सांसद हैं। शिवसेना के एक सांसद ने कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संसद के प्रस्तावित संयुक्त समिति में 2, 7 और 8 सदस्यों वाली पार्टियों को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस मामले पर अपनी नाखुशी स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री को बताई थी।
शुक्रवार को सदन की कार्यसूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव है। समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल होंगे। समिति में प्रस्तावित नए लोकसभा सदस्यों में बीजेपी के बैजयंत पांडा और संजय जायसवाल और सपा के छोटेलाल, शिवसेना के अनिल देसाई, जबकि लोजपा की शांभवी और माकपा से के राधाकृष्णन के नाम शामिल हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।